सो हाय हेलो फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम जो है एक ईएमएस कंपनी की बात करेंगे। इस कंपनी का नाम है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। और बात करेंगे कि यार डिक्सॉन के जो Q3 FY25 के नंबर्स थे वो किस तरीके के आए, और उसके बाद हम डिक्सॉन के कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने क्या क्या बताया, सारी बातें डिस्कस करेंगे। और एट द एंड हम बात करेंगे कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज एज अ डील किस तरीके से है, और अगर आप बाकी ईएमएस कंपनीज को कंपेयर करोगे तो डिक्सॉन जो है किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अगर मैं ईएमएस कंपनीज का एग्जांपल लूँ, जैसे कि आपकी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गई, इपैक ड्यूरेबल्स हो गई, या फिर आपकी एम्बर एंटरप्राइजेस वगैरह हो गया, तो उन सारी कंपनीज को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये सारी कंपनीज के अंदर अगर आप कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड ऑपरेशन जो है वो सिर्फ डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के। इसके साथ साथ डिक्सॉन के केस में अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन भी कंपैरेटिवली आप बाकी ईएमएस कंपनी से कंपेयर करोगे तो थोड़े से लोअर साइड पे, थोड़े से कम वाले साइड पे आते हैं। अब डिक्सॉन की अगर हम बिज़नेस की बात करें तो डिक्सॉन वही आपका ईएमएस वाले सेगमेंट के बिज़नेस के अंदर है। और डिक्सॉन के अगर हम Q3 FY25 की बात करें तो इनके नंबर्स बहुत अच्छा है। अगर आप इनके पिछले कुछ क्वार्टर को ट्रैक करते हो तो दिसंबर 2023 वाले क्वार्टर से डिक्सॉन के अंदर हर एक क्वार्टर के अंदर ओवर 100% का ग्रोथ जो है हमें देखने मिल रहा है। इसके साथ साथ मार्जिन अगर आप डिक्सॉन के मोर और लेस देखोगे तो स्टेबल है, 4-5% के आसपास इसके मार्जिन फ्लक्चुएट करते हैं। और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखोगे तो डिक्सॉन को कम से कम अगर आप देखोगे तो बेयर मिनिमम किसी ना किसी एक क्वार्टर के अंदर या एक से ज़्यादा क्वार्टर के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा खासा देखने मिल रहा है। अभी Q3 FY25 की बात करें तो डिक्सॉन की अगर आप सेल्स देखोगे तो 117% से इंक्रीज हुई है, बट अगर आप इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो सिर्फ 78% का प्रॉफिट ग्रोथ जो है हमें डिक्सॉन के अंदर देखने मिला है। अब इसका मतलब यह है कि डिक्सॉन को जो है इस क्वार्टर के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है। अब इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है। अगर हम एक बार इनके इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन देखेंगे तो हमें जो है आइडिया लग जाएगा कि बॉस डिक्सॉन को ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों नहीं मिला है। रीज़न बड़ा सिंपल है कि इस बार डिक्सॉन की अगर आप सेल्स देखोगे तो मैक्सिमम सेल्स ग्रोथ जो है हमें डिक्सॉन के मोबाइल फ़ोन्स वाले सेगमेंट से देखने मिली है। अगर आप मोबाइल फ़ोन्स का बिजनेस देखोगे तो मोबाइल फ़ोन्स का जो बिजनेस होता है उसके अंदर डिक्सॉन के जो मार्जिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, मतलब 3-4% के मार्जिन के आसपास जो है इनके मोबाइल फ़ोन सेगमेंट से मार्जिन आते हैं। फिर इसके साथ साथ अगर आप एबिटा ग्रोथ देखोगे तो एबिटा ग्रोथ कंपनी के अंदर 106% के आसपास हुई है। और उसके बाद अगर आप मार्जिन देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के जो मार्जिन है उसके अंदर हमें इंप्रूवमेंट देखने मिला है 60 बेसिस पॉइंट का। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो आरओई भी जो कंपनी का है वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रहा है, आपका आरओसी भी जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो कोई भी अगर आप कोई भी कंपनी को ट्रैक कर रहे हो उस कंपनी का जो आरओई है वो अपर डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तो ये बात जो है उस कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। बट कई बार आपको जो है आरओई को ब्रेक डाउन करके भी उसके फैक्टर्स चेक करनी चाहिए, क्योंकि आरओई जो है आपको पूरे कंपनी का आइडिया दे देता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि लेवरेज डिक्रीज होता रहता है। ये रीज़न की वजह से आरओई के अंदर फॉल देखने मिलता है, या लेवरेज इंक्रीज होता रहता है, ये रीज़न की वजह से आरओई के अंदर जो है हमें इंक्रीज देखने मिलता है, भले ही बाकी फैक्टर्स के अंदर चेंज ना हो। तो ये आरओई किस रीज़न की वजह से इंक्रीज हो रहा है ये भी जो देखना है हमें एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इनका डेप्रिसिएशन अगर आप देखोगे तो डेप्रिसिएशन जो है 83% से इंक्रीज़ हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बोला डिक्सॉन जो है केपेक्स कर रहा है, इसलिए अगर आप देखोगे तो इनके फाइनेंस कॉस्ट के अंदर भी हमें जो है वो इंक्रीज़ देखने मिला। और फिर अगर हम डिक्सॉन के अलग अलग डिविजन्स की बात करें तो मोबाइल फ़ोन डिवीजन जो है इनका Q3 FY25 के अंदर ओवर 190% का इंक्रीज़ देखने मिला है हमें रेवेन्यूज़ के अंदर। और प्रॉफिट के अंदर अगर आप देखोगे तो 210% के ऊपर का भी इंक्रीज़ देखने मिला है। फिर इसके साथ साथ अगर आप 9 मंथ के लेवल पे देखोगे तो 9 मंथ पे भी आपका FY25 के अंदर मोबाइल फ़ोन्स वाले डिवीजन के अंदर और आपका जो ईएमएस वाला डिवीजन है वो दोनों डिविजन्स के अंदर अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने मिल रही है। और आपका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके अंदर भी हमें इस डिवीजन के अंदर अच्छा खासा इंक्रीज देखने मिला है। और मैनेजमेंट जो है बता रहा है कि यार आपका जो मोबाइल फ़ोन्स वाला डिवीजन है वहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिमांड बहुत ज़्यादा रोबस्ट है। फिर उसके बाद जो दूसरा डिवीजन है वो है आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला डिवीजन और अप्लायंस वाला डिवीजन, जहाँ कंपनी जो है आपका एलईडी टीवी मैन्युफैक्चर करती है, रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चर करती है। तो आप यहाँ देखोगे तो आपका जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो सेगमेंट है वो कुछ क्वार्टर से, पिछले 2 से 3 क्वार्टर से परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्लो डाउन देखने मिल रहा है हमें। तो इसलिए अगर आप उस डिवीजन से जो ग्रोथ आ रही है वो देखोगे तो रेवेन्यूज़ के अंदर जो है 32% का डिग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट के अंदर 31% का डिग्रोथ हुआ है।
और उसके बाद अगर आप डिक्सॉन को देखोगे तो डिक्सॉन जो है आपका ODM और OEM दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर आप मेरी EMS कंपनीज़ की वीडियोस देखते जा रहे हो तो आपको पता होगा कि बॉस ODM और OEM क्या होता है। और अगर किसी को नहीं पता है तो ODM होता है आपका ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चर और OEM होता है आपका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। ODM का अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ तो इपैक ड्यूरेबल जो है आपका मेनली ODM वाले सेगमेंट के अंदर काम करता है, और आपका जो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वाले सेगमेंट के अंदर काम करता है। अब इपैक क्या करता है, ये जो बाकी कंपनीज होती है, फॉर एग्जांपल ब्लू स्टार अगर इपैक के पास जाता है कि मुझे एसी का डिज़ाइन चाहिए तो इपैक जो है उन्हें डिज़ाइन जो है वो प्रोवाइड करता है ब्लू स्टार को या बाकी उनके जो क्लाइंट्स हो गए उन्हें। और जो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट है वो सीधा उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए या PCBA की असेंबली हो गई, आपका सर्किट बोर्ड्स वगैरह की असेंबली वगैरह कर कर PG इलेक्ट्रोप्लास्ट कर देता है। तो ये डिफरेंस होता है आपका OEM और ODM के अंदर। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 9 मंथ के लेवल पे भी अगर आप देखोगे तो यार आपका जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेगमेंट है और अप्लायंस वाला जो सेगमेंट है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद होम अप्लायंस वाला सेगमेंट देखोगे तो यहाँ भी डिमांड ठीक ठाक सी है। ग्रोथ जो है सिर्फ 9% का देखने मिला और प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 7% के आसपास का हमें देखने मिला है। लाइटिंग प्रोडक्ट्स कुछ क्वार्टर से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। यहाँ मार्जिन्स अगर आप देखोगे डिक्सॉन के तो बहुत ज़्यादा हिट ले रहे हैं इस सेगमेंट के अंदर। अगर आप मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी देखोगे तो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी मार्जिन्स थोड़े रिड्यूस हुए हैं। और फिर उसके बाद अगर आप इसमें देखोगे होम अप्लायंस में तो वहाँ पे भी जो है इसका प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन जो है उसके अंदर फॉल देखने मिला है। और लाइटिंग प्रोडक्ट्स के अंदर भी देखोगे तो इनका प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन पिछले साल Q3 के अंदर 7% के आसपास था, जो कि फॉल होकर 4% के आसपास जा चुका है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं आ रही है आपके लाइटिंग वाले सेगमेंट्स के अंदर। अगर आप बाकी लाइटिंग कंपनीज़ को ट्रैक करते हो तो बाकी लाइटिंग कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ के अंदर भी जो है डी ग्रोथ चल रही है करंटली, और सारी कंपनीज़ खराब परफॉर्म कर रही है। अगर आप हेवल्स वगैरह को ट्रैक करते हो तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं कि कॉनकॉल के अंदर मैनेजमेंट ने क्या बताया और किस तरीके की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है हमें डिक्सॉन टेक के अंदर दिख सकती है। और फिर उसके बाद जो है हम वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे, और फिर डिक्सॉन का जो है हम एक सिंपल P2P एनालिसिस करेंगे जिससे हमें आइडिया लगेगा कि डिक्सॉन एज कम्पेयर टू पीयर्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर हम डिक्सॉन के कॉनकॉल की बात करें तो मैक्सिमम ग्रोथ, जैसे कि मैंने बोला, मैनेजमेंट ने भी यही बताया कि आपके मोबाइल फ़ोन्स वाले सेगमेंट से आई है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से इतनी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने मिल रही है, और डिमांड आपके मोबाइल फ़ोन वाले सेगमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा है। अब डिक्सॉन के केस में अगर आप देखोगे तो ये लोग सिर्फ कंपोनेंट असेंबलिंग करते हैं मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के लिए। अब किसी ने कॉनकॉल के अंदर इन्हें पहले सवाल पूछा था कि यार आप लोग दूसरे हाई एंड मार्जिन्स वाले काम क्यों नहीं करते हो, तो इस पर डिक्सॉन के मैनेजमेंट ने रिप्लाई दिया था कि बॉस जो काम हमें दिया जाता है हम वही काम करते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग कुछ करते नहीं है। ऑब्वियसली जो आपको क्लाइंट ऑफर करेगा काम वही आपको काम करना पड़ेगा। और इसके इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर नोएडा के अंदर एक और फैसिलिटी ऐड की है, और इन्होंने HKC डिस्प्ले मैन्युफैक्चर करने के लिए आपकी एक पार्टनरशिप कर रखी है। ये पार्टनरशिप अगर आप देखोगे तो आपका Q1 और Q2 का जो बिगिनिंग है इन दी ईयर FY26, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके ऑपरेशन जो है ये पार्टनरशिप के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। और वॉल्यूम्स अगर आप मोबाइल फ़ोन के अंदर देखोगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो Xiaomi से देखने मिल रहे हैं हमें, और ओप्पो की भी ऑर्डर बुक इनके पास जो है बहुत ज़्यादा रोबस्ट पड़ी हुई है। फिर उसके बाद फ्रिज और टीवी से जो है सबड्यूड डिमांड देखने मिल रही है, इसलिए मैनेजमेंट जो है कॉन्स्टेंटली नए प्रोडक्ट्स ऐड करते जा रहे हैं। जैसे कि आपके फ्रिज वाले सेगमेंट के अंदर ये लोग कूलर्स ऐड कर रहे हैं, बाकी वीजी कूलर टाइप के जो प्रोडक्ट्स है वो ऐड कर रहे हैं, ताकि ये सेगमेंट से जो है कंपनी को, मैनेजमेंट को जो है वो डिमांड देखने मिले। बाकी ये लोग आपके लैपटॉप वाले सेगमेंट के अंदर भी है, जहाँ ये एसर और लेनोवो जैसे क्लाइंट्स हैं इनके पास, तो इनका भी प्रोडक्शन जो है इन्होंने स्टार्ट किया है। लेनोवो के लिए ये पहले से ही काम करते थे, एसर के लिए भी पहले से ही काम करते थे। लेनोवो का अगर आप देखोगे तो कुछ पिछले थोड़े टाइम पहले ही जो है इन्होंने लेनोवो के साथ काम करना स्टार्ट किया और लेनोवो का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। फिर इसके साथ साथ डिक्सॉन का जो है वीवो के साथ अगर आप देखोगे तो एक प्रॉपर जॉइंट वेंचर है 50-50% का, जहाँ अगर आप देखोगे तो 67% ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया जो है वो आउटसोर्स्ड है, वो बेसिकली डिक्सॉन हैंडल करता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करते जा रहे हैं, जहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्जिन्स के अंदर जो है वो इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपका जो मोबाइल फोन्स वाला बिजनेस है वो लो मार्जिन हाई वॉल्यूम वाला बिजनेस है, तो यहाँ आप जितना ज़्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करोगे उतना ज़्यादा ऑब्वियसली आपके मार्जिन्स इंप्रूव होते जाएंगे। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्ले आउट होता है और किस तरीके से मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं। ऐसे तो मैनेजमेंट ने जो मार्जिन का इंप्रूवमेंट गाइडेंस दिया है वो 100 बेसिस पॉइंट्स के आसपास दिया है, या 120 बेसिस पॉइंट्स के आसपास। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार 1-1.2% से एबिटा मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे।
इनके FY25 की केपेक्स की बात करें तो केपेक्स का गाइडेंस इन्होंने 800 करोड़ के भी प्लस दिया हुआ है। और डिमांड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ देखने मिल रही है, आपके मोबाइल फ़ोन वाले सेगमेंट के अंदर, फ्रिज के अंदर अच्छी खासी डिमांड देखने मिल रही है, और जो इनका टेलीकॉम वाला सेगमेंट है वहाँ पे अच्छी खासी डिमांड हमें देखने मिल रही है। फ्रिज के अंदर अगर आप देखोगे तो एज यू कंपेयर इट विद आपके अदर कंपनी के कंपोनेंट्स, फ्रिज वाला जो सेगमेंट है वहाँ एबिटा मार्जिन भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। मतलब फ्रिज के केस में अगर आप देखोगे तो मार्जिन कुछ 9 to 9.5% के आसपास चल जाते हैं, बट बाकी अगर आप टेलीकॉम देखोगे तो वहाँ पे भी इतने अच्छे खासे मार्जिन नहीं है। होम अप्लायंस के अंदर भी एवरेज से मार्जिन है, टीवी के अंदर भी लो मार्जिन है। इसलिए अगर आप देखोगे तो डिक्सॉन के जो ओवरऑल मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब 4% के आसपास है। फिर इसके साथ साथ टीवी के जो सेल्स है उसके अंदर स्लो डाउन देखने मिला है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को अगर आप देखोगे तो पीजी के अभी अभी Q3 FY25 के नंबर्स आए तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर हमें जो है कहीं ना कहीं भी टीवी के सेल्स के अंदर जो है वो स्लो डाउन देखने नहीं मिला है। ये चीज़ जो है सिर्फ डिक्सॉन के केस के अंदर ही जो है हमें ऑब्जर्वेबल दिखी। फिर उसके बाद अगर आप गाइडेंस की बात करोगे तो मैनेजमेंट ने जो है आपका FY26 के लिए 30 to 40% का जो है वो रेवेन्यू गाइडेंस देकर रखा है। पैट मार्जिन जो है वो आगे जाकर इंक्रीज हो जाएगा थोड़े कुछ टाइम बाद। और इनका जो लैपटॉप वाला डिवीजन है वहाँ पे मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि ये लोग लैपटॉप वाले डिवीजन से कम 2000 to 3000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करेंगे इन दी ईयर आपका FY26 के अंदर। तो ये चीज़ इंटरेस्टिंग हो जाएगी क्योंकि आपके लैपटॉप वाले डिवीजन से आपके टॉप लाइन पे अगले साल मतलब FY26 के अंदर अच्छे खासे नंबर्स कंट्रीब्यूट हो गए, तो ये एक चीज़ है। और बाकी आपके लैपटॉप वाले डिवीजन के अंदर मार्जिन जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन से कंपैरेटिवली बेटर है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है आपका जो इम्पोर्ट्स होता है कंपोनेंट्स के लिए। अगर आप देखोगे तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज हो गया, आपका पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, इपैक ड्यूरेबल्स हो गया, एम्बर हो गया, तो ये सारी कंपनीज क्या करती है, इनके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, ये सब कंपोनेंट जो है ये कंपनीज इंपोर्ट करवा कर लेती है। अब इंपोर्ट करवा कर लेती है तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि कभी सप्लाई चेन इशू हो जाता है या कुछ और प्रॉब्लम देखने मिलता है, तो इन्हें प्रॉपर जो कंपोनेंट चाहिए होते हैं वो मिलते नहीं है और फिर इनके सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट वगैरह देखने मिलता है। अगर आप ईपैक के केस में देखोगे तो ईपैक के केस में ये प्रॉब्लम देखने मिला। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आपके Q2 FY25 के अंदर ये इशू हाईलाइट कर चुका था, क्योंकि क्या हो गया था, मैक्सिमम जो है ये चाइना से अगर आप देखोगे तो इंपोर्ट किया जाता है। तो चाइना से प्रॉब्लम क्या हो गया था, एक तो आपका लॉजिस्टिक्स वाला इशू हो गया था, रेड सी क्राइसिस चल रहा था, और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यूजुअली अगर आप देखोगे तो ट्रंप आ गया था। ट्रंप ने क्या किया, टैरिफ्स इंक्रीज़ कर दिए। टैरिफ इंक्रीज़ कर दिए तो चाइना से ऑलरेडी जो ऑर्डर मिले हुए थे यूएस कंपनीज़ के थ्रू, चाइना को जो ऑलरेडी जो ऑर्डर दिए थे, चाइना ने वो यूएस कंपनीज़ के ऊपर डंप करने स्टार्ट कर दिया ताकि टैरिफ्स उनके ऊपर ना ऐड हो। तो ये सब सीन चल रहा था, इसकी वजह से सप्लाई चेन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम फेस करने मिल रही थी। सारी कंपनीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम देखने मिल रहा था और अगले कुछ 1 से 2 क्वार्टर के अंदर ये सप्लाई चेन वाला जो इशूज़ है वो सॉर्ट हो जाएगा। बट डिक्सॉन टेक के केस में अगर आप देखोगे तो डिक्सॉन को जो है सप्लाई चेन वाला इशू फेस करने नहीं मिला है, क्योंकि ये लोग बेसिकली आपके उसी सेगमेंट के अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन वगैरह भी कर रहे हैं और इन्हें इस सेगमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिला है। फिर इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कंसर्न है इस कंपनी के साथ कि जो PLI स्कीम है, आपकी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, आपकी सारी EMS कंपनीज़ को ये स्कीम जो है वो प्रोवाइड करी गई है। तो ये स्कीम जो है आपका FY26 के अंदर जो है ये स्कीम एक्सपायर हो जाएगी। तो अगर आप PLI स्कीम की वजह से देखोगे तो अच्छा खासा बेनिफिट जो है आपके EMS कंपनीज़ को हो रहा था। अगर ये स्कीम एक्सपायर कर गई तो देखने की ज़रूरत है कि यार गवर्नमेंट किस तरीके की नई स्कीम लेके आती है आपकी EMS कंपनीज़ के लिए। अगर आप अभी अभी बजट देखे रहोगे तो बजट में जो है गवर्नमेंट ने थोड़ा एलोकेशन वगैरह भी इंक्रीज़ किया है, और इसके साथ साथ आपका जो इलेक्ट्रॉनिक ड्यूरेबल्स है उसके अंदर जो है हमें कंजम्पशन के अंदर भी इंक्रीज़ देखने मिलेगा, क्योंकि टैक्सेस अगर आप देखोगे तो टैक्सेस गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिए, जिसकी वजह से कंजम्पशन के अंदर हाइक देखने मिलेगा। तो आपकी EMS कंपनीज ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करेगी। और फिर इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो आपकी EMS कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली कंपनीज है उनके लिए बहुत ज़्यादा टेलविंड्स भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिमांड सिनेरियो बहुत ज़्यादा रोबस्ट है सारी कंपनीज के लिए, और सारी कंपनी का मैनेजमेंट जो है यही बता रहा है कि डिमांड सिनेरियो बहुत ज़्यादा रोबस्ट है, कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिल रहा है। स्पेशली आपका AC वाला सेगमेंट हो गया, वॉशिंग मशीन वाला सेगमेंट हो गया, या बाकी वाइट लेबल गुड्स हो गए जैसे कि आपका कूलर्स वगैरह हो गया, तो ये वाले सेगमेंट के अंदर जो है अच्छा खासा डिमांड हमें देखने मिल रहा है। फिर उसके बाद आपका जो टेलीकॉम का जो ग्रोथ है वहाँ पे मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि 5G एक्सपेंशन की वजह से आपके टेलीकॉम के अंदर ग्रोथ अच्छी खासी आएगी। तो FY26 के अंदर अगर आप टेलीकॉम का ग्रोथ देखोगे तो ये टेलीकॉम की जो टॉप लाइन आती है वो लगभग डबल के आसपास कर देंगे। बाकी वेरिएबल सेगमेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे भी इनकी ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डिक्सॉन यहाँ पे भी एक्सपांड कर रहा है, और अगर आप देखोगे तो इनका जो AC कंपोनेंट है उसके लिए इन्होंने जो है रैक्सैम के साथ एक जॉइंट वेंचर बना कर रखा था, तो वहाँ पे भी ये लोग एक नई
फैसिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं इन आपका आंध्र प्रदेश वाला स्कीम, आंध्र प्रदेश के स्टेट के अंदर। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्जिन्स यहाँ पे इनके वेरिएबल्स और एसी कंपोनेंट्स वाला जो बिजनेस है, यहाँ पे भी मार्जिन्स हाई है, कुछ 10% के आसपास मार्जिन्स है। और बाकी ये लोग हाई वैल्यू कंपोनेंट्स वगैरह बनाते हैं, इसलिए इनकी प्राइसिंग पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, डिमांड इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छी है। डिक्सॉन के मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दिया है, गाइडेंस मैनेजमेंट ने ये दिया है कि इनके जो रेवेन्यूज़ है आराम से 30 to 40% CAGR पे ग्रो कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर, जो कि बहुत अच्छा और डिसेंट गाइडेंस है। पैड ग्रोथ अगर आप देखोगे तो पैड ग्रोथ के अंदर हमें इंक्रीज देखने मिलेगा, जिस तरीके से बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्ले आउट करता जाएगा इस कंपनी के लिए। और आपका डिक्सॉन के केस में अगर आप देखोगे तो जितना ज़्यादा आपका मोबाइल फ़ोन का वॉल्यूम्स रहेगा, उतना ज़्यादा आपके मार्जिन जो है वो सबड्यूड रहेंगे। अब देखने की चीज़ यही है कि यार आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन किस तरीके से प्ले आउट किया जाता है। बाकी मैनेजमेंट जो है ऑप्टिमिस्टिक है, मैनेजमेंट के स्टेटमेंट्स में मुझे कहीं ना कहीं भी कंजर्वेटिवनेस जो है वो दिखा नहीं। और बाकी वीवो का जो जॉइंट वेंचर है वो देखते हैं कि किस तरीके से हमारे डिक्सॉन के लिए जो है वो प्ले आउट करता है। बाकी नेगेटिव्स तो ऐसे उस कंपनी के साथ अगर आप डिक्सॉन के साथ देखोगे तो कुछ नहीं है। कई सेगमेंट्स के अंदर डिमांड है, कई सेगमेंट के अंदर नहीं है। मैक्सिमम डिमांड जो है आपके मोबाइल फ़ोन्स वाले सेगमेंट के अंदर देखने मिल रही है। अब डिक्सॉन ओवरऑल कंपनी किस तरीके की है उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि अगर आप EMS स्पेस के अंदर देखोगे तो डिमांड आउटलुक बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिल रहा है हमें डिमांड के अंदर। सारी EMS कंपनीज अगर आप देखोगे तो आपका एम्बर एंटरप्राइजेस हो गया, जो कि आपका AC कंपोनेंट्स के अंदर काम करती है, PCB है, असेंबली के अंदर काम करती है। फिर उसके बाद अगर आप PG इलेक्ट्रोप्लास्ट देखोगे तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट भी आपके AC वाले सेगमेंट के अंदर काम करती है। इसके साथ साथ उनके बाकी सेगमेंट्स भी, अगर आप PG को जाकर चेक करोगे तो वॉशिंग मशीन वाला सेगमेंट है या दूसरे कुछ सेगमेंट है, तो वहाँ पे PG इलेक्ट्रोप्लास्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ईपैक भी जो है कुछ क्वार्टर से अपनी सेल्स जो है बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। तो आप ईपैक की सेल्स देखोगे तो ईपैक पिछले कुछ 2 क्वार्टर से 77 और आपका ओवर 100% ग्रो किया था Q2 FY25 के अंदर। बट Q3 के अंदर ईपैक के अंदर जो है वो रेवेन्यू के अंदर स्लो डाउन देखने मिला है, क्योंकि इस क्वार्टर के अंदर भी इनका जो श्री सिटी वाला प्लांट है उसका यूटिलाइजेशन सही से नहीं हुआ, ढंग से तरीके से नहीं हुआ। तो ये एक प्रॉब्लम देखने मिल रहा है ईपैक के अंदर। बट बाकी कंपनीज अगर आप देखोगे तो अच्छा परफॉर्म कर रही है। PG हो गया, डिक्सॉन हो गया, आपका ईपैक वगैरह हो गया। वैल्यूएशन थोड़ी हाई है आपकी EMS सेक्टर के अंदर, मैं मानता हूँ, लेकिन ग्रोथ इस सेगमेंट के अंदर अच्छी है। सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं देखने मिल रहा है। टॉप लाइन की जो विजिबिलिटी है वो अच्छी खासी हमें देखने मिल रही है। बाकी दूसरी छोटी छोटी कंपनीज भी है, जैसे कि एमट्रॉन वगैरह, वो भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो अगर मैं डिक्सॉन को इसके पीयर से कंपेयर करूँ तो ग्रोथ जो है एट पार है। अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट पेस पे ग्रो करने वाला जो प्लेयर है, वो इतने बड़े बेस पे भी डिक्सॉन जो है वो इतने फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। तो ये मुझे एक इंटरेस्टिंग बात लगती है, क्योंकि अगर मैं बाकी कंपनी से कंपेयर करूँ तो डिक्सॉन जो है सबसे ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। अगर आप डिक्सॉन की वैल्यूएशन देखोगे तो वैल्यूएशन थोड़ी हमें हाई लगती है। अगर आप इसका PE देखोगे तो PE जो है वो 138 के आसपास जा चुका है ट्रेलिंग 12 मंथ्स के आसपास। और अभी अगर आप इसका देखोगे तो स्टॉक के PE के अंदर थोड़े टाइम पहले करेक्शन देखने मिला था, जहाँ इसका PE जो है वो 180 से जाकर सीधा आपका 138 के आसपास आ चुका था। तो 138 का PE अगर आप देखोगे तो हाँ, ओवर वैल्यूड लगता है स्टॉक थोड़ा। बट एक चीज़ है कि डिक्सॉन को अगर आपका ये जो PE है 138 वाला, ये सस्टेन कर कर चलना है तो डिक्सॉन को ग्रोथ अच्छी देनी पड़ेगी। हर एक क्वार्टर के अंदर डिक्सॉन को जो है ओवर 100% ग्रो करना पड़ेगा, या जो इनकी 100% वाली ग्रोथ रेट है या 70-80% के प्लस वाली जो ग्रोथ रेट है वो सस्टेन कर कर चलनी पड़ेगी। अगर 1 से 2 क्वार्टर के अंदर भी डिक्सॉन की ग्रोथ रेट के अंदर फॉल देखने मिलता है तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज को जो है अच्छा खासा प्रॉब्लम देखने मिल सकता है और डी रेटिंग हो सकती है स्टॉक की। अब उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये चीज़ देखोगे तो यही चीज़ ट्रेंड के अंदर भी हुई, क्योंकि अगर आप ट्रेंड को देखोगे तो ट्रेंड जो है पहले 50% प्लस ग्रो कर रहा था, और फिर ट्रेंड की ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे तो उसके अंदर स्लो डाउन देखने मिला, जहाँ ट्रेंड पिछले Q2 के अंदर 39% से ग्रो किया और आपका Q3 के अंदर ट्रेंड ने जो है सिर्फ 34% से ग्रो किया। तो ट्रेंड के अंदर जो है हमें स्लो डाउन देखने मिला, इसलिए स्टॉक के अंदर जो है करेक्शन होना फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो ये ट्रेंड के अंदर हमें ये प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। इसलिए आपका जो कभी भी PE मल्टीपल ज़्यादा हो जाता है, ओवर 100 चल जाता है, 3 डिजिट्स के अंदर अगर आपका PE मल्टीपल है, तो देखो कि जो ग्रोथ मोमेंटम चल रहा है कंपनी के अंदर वो सस्टेन किया जा सकता है क्या। अगर ग्रोथ मोमेंटम सस्टेन किया जा सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक जो है कॉन्स्टेंटली आपको पैसे बनाकर देता रहेगा। लेकिन जैसे ही कंपनी के अंदर ग्रोथ मोमेंटम रिड्यूस हो जाता है या ग्रोथ के अंदर थोड़ा भी 19-20 का फ़र्क आने लगता है, तो कंपनी के लिए जो है प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो डिक्सॉन के लिए मुझे बस यही डर है कि यार डिक्सॉन कंपनी तो बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है, लेकिन वैल्यूएशन भी इसके बहुत ज़्यादा रिच है। और अगर आप देखोगे तो इसके पीयर से मैं कंपेयर करूँ, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, एम्बर्स हो गया,
तो पीजी इन सब पीयर से जो है डिक्सॉन थोड़ा सा ओवर वैल्यूड पेस पे आता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो डिक्सॉन को जो है इतनी हैवी वैल्यूएशन दी जाती है, क्योंकि ये ऑब्वियसली सबसे अगर आप कंपेयर करोगे तो फास्टेस्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। लेकिन सीन वही है यार कि इतनी रिच वैल्यूएशन अगर आप रख रहे हो तो सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी डिक्सॉन के बारे में ये जो वीडियो है मैं इतना ही रखूँगा। होपफुली आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, और ये कॉन कॉल एनालिसिस जो है आपको पूरी तरीके से डिक्सॉन का अंदर क्या सिनेरियो चल रहा है वो जो है वो समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।